So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. And here I am with some of the practice problems for salt analysis. तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सॉल्ट एनालिसिस. फ़िलहाल में हमने अभी हमारे कोर्सेस पर जो कि केम IIT ऐप पर चल रहे हैं, आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो ऐप पर अभी हमने सॉल्ट एनालिसिस हमारा ख़त्म किया है एडवांस प्लस लेवल पे. और नाउ आज से हम ब्लॉक केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत ही छोटा पोर्शन बचा हुआ है हमारा इनऑर्गेनिक के सिलेबस को लेकर, जो कि जनवरी तक हमारा बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा फॉर 24 as well as for 25 aspirants. तो सॉल्ट एनालिसिस हमने ख़त्म किया था अभी, और कुछ दिन का आपको समय भी मिल गया, कुछ दिन का ब्रेक भी मैंने दिया कि यार आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो हर एक रिएक्शन को. और आज हम उसके प्रॉब्लम्स की शुरुआत करने जा रहे हैं. आज हम करेंगे 25 प्रॉब्लम्स. ठीक है, 25 प्रॉब्लम्स. मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रख रहा हूँ इन प्रॉब्लम्स को, कीपिंग जेई मेंस इन माई माइंड कि भाई ठीक है सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. लेकिन ये बात की गारंटी है कि इस लेक्चर के बाद अगर आपने ये लेक्चर को देखा, अच्छा खासा हम डिस्कशन करेंगे, तो इसके बाद आपका ठीक ठाक रिवाइज ज़रूर हो जाएगा सॉल्ट एनालिसिस, और आप खुद को चेक भी कर पाओगे कि यार आपको चीज़ें ढंग से याद हैं या नहीं. और मैं बता दूं, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ ही चाहिए, वो है प्रॉपर तरीके से आपने जो नोट्स मैंने आपको दिए, जो समझाया है लेक्चर्स में, उनको प्रॉपर तरीके से अगर आप रिवाइज करके रखेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम्स में कोई बहुत खास एप्लीकेशन स्किल्स नहीं चाहिए होती हैं. इनऑर्गेनिक के प्रॉब्लम्स में बहुत खास कुछ एप्लीकेशन स्किल्स नहीं चाहिए. आपको अगर थियरी अच्छे से आती है आप बना लेंगे, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा सही नहीं होता. वहाँ थोड़े प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस थोड़े करने पड़ते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम्स ठीक ठाक प्रैक्टिस करने होते हैं, बट यहाँ थ्योरी जो है वो भगवान है. थ्योरी अच्छे से करिए, ऑल्दो थ्योरी तीनों में इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ वो अगर बहुत अच्छे से कर लियो तो बहुत कम समय में आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हो. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स को. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम. लेक्चर में पूरे देर बने रहिएगा, पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. और अगर पीडीएफ चाहिए तो केम IIT ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स के अंदर. चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ KI सोल्यूशन इज एडेड टू मेटल नाइट्रेट, ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड which dissolves in excess Ki to give orange solution. The metal ion is, देखो पता है तो बन जाएगा. तो इसका सीधा सीधा आंसर है बिस्मथ +3. आपको याद होगा कि बिस्मथ +3 का जो आयोडाइड है वो BiI3, ये इनसॉल्युबल होता है, और ये ब्राउनिश ब्लैक प्रेसिपिटेट भी होता है. अगर आपको याद होगा तो ये कुछ ब्राउनिश ब्लैक प्रेसिपिटेट भी होता है. लेकिन जब हम इसमें एक्सेस KI डालते थे, तुरंत जाके आप जो नोट्स है वहाँ से एक बार देखेंगे जाके कि हाँ यार ऐसा था, अगर भूल गए होंगे तो. ठीक है, जब इसमें थोड़ी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है तो कोऑपरेट करना. तो जब हम इसमें एक्सेस KI डालते हैं, देन वी गेट BiI4-, और ये सॉल्युबल हो जाता है सॉल्यूशन में. और आपको स्पेशली मैंने ये बात बताई थी कि दिस BiI4- इज द ओनली आयोडो कॉम्प्लेक्स ऑफ बिस्मथ विच इज कलर्ड, एंड द रीजन फॉर कलर आई टोल्ड यू वॉज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन. Because I-, because of its very large size, can easily be polarized, and it gives yellow to orange colored solution. So answer is simply bismuth +3 ion.
चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। CrCl3 दिया हुआ है और इसमें अमोनियम क्लोराइड डाला गया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है। इसका इंडिकेशन आप समझा करो, इसका इंडिकेशन आप समझो ये क्या है। अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्रुप 3 का रिएजेंट है, याद आ रही है, ये ग्रुप 3 का रिएजेंट है। और ये जो ग्रुप 3 का रिएजेंट है ये बहुत ही छोटे मात्रा में, बहुत ही छोटे मात्रा में ये हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। इट जनरेट्स हाइड्रोक्साइड्स to a very little amount because of the common ion effect as you have studied. And chromium is a well known group 3 cation whose hydroxide is highly insoluble and hence it will form CrOH whole thrice. It will be a precipitate CrOH whole thrice. But the moment you have CrOH whole thrice and you oxidize it using sodium peroxide or any peroxide, Na2O2 with water. So Na2O2 with water if you use, then your chromium plus 3 will get, obviously it will get oxidized. It will get oxidized to chromate ion, not dichromate but chromate. Dichromate is favored when you have kind of acidic conditions. Under neutral and basic conditions, you have chromate ions in the solution. Similarly, here you will get chromate and sodium ions will be there. So it will be Na2CrO4. This will be chromate plus 6 चला गया, oxidize हो गया है. But then you have added lead acetate to it. Lead acetate is a very common chemical used because of its good solubility and good availability. Lead ions जब भी produce करना होता है, we often use lead acetate. And as you know that lead का जो chromate होता है वो insoluble होता है. याद आई बात? solubility पढ़ो chromate की. क्या था लाइन? साली को आया क्रोध और क्रोध में आज हो गई लाल पीली, यही था। पर सारे बाराती पागल। तो देखिए आप, लेड का जो क्रोमेट है वो येलो है। ये उन बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा होगा जिन्होंने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ी है या फिर सॉल्युबिलिटी चार्ट पढ़ा है। ये ट्रिक ऐसा नहीं है कि मैं ही ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक आपको हर नोट्स में अवेलेबल मिल जाएगा। तो कोई मेरे द्वारा बनाई गई ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। सो जब आप लेड +2 डालेंगे तो PbCrO4 इसका येलो प्रेसिपिटेट आएगा, तो द कंपाउंड C इज लेड क्रोमेट। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D. Let's move to the next question. And it says, ठीक है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। An aqueous solution of a substance, ठीक है, aqueous solution है, on treatment with dilute HCl gives a white precipitate soluble in hot water. ये पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाता है, एकदम स्पेशल आपको पढ़ाया था मैंने। लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड और लेड आयोडाइड, तीनों के ही जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो आप जैसे ही पानी को गर्म करते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। दे आर वेल सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो जैसे आपने पहली लाइन पढ़ी, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं और हॉट वाटर में वो डिज़ोल्व हो जा रहा है, तो वो कुछ और नहीं, वो लेड क्लोराइड ही है। एंड उसके आगे और एकदम क्लियर कर दिया गया है कि एसिडिक सॉल्यूशन में अगर H2S पास कराया जा रहा है तो एसिडिक सॉल्यूशन में ऑल्दो बहुत कम होता है सल्फाइड का कंसंट्रेशन, बताया था सल्फाइड का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, बट स्टिल जो लेड का सल्फाइड है उसकी KSP
बहुत लो होती है और वो स्टिल प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो ये सीधी सी बात है, ये भी क्लियर कर दे रहा है कि यहाँ पर एक ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहा है, वो PbS का ही है। तो आंसर है Pb+2 सॉल्ट। यस, इट्स Pb+2 सॉल्ट। लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है? टू अवॉइड द प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ निकल, कोबाल्ट, जिंक एंड Mn, that is group 4 cations, along with those of Al-Karfi, the most insoluble hydroxides that we have, group 3 cations, the third group solution should be, क्या करना होता था इसमें? हीटेड विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3, नहीं ये तो दूसरा काम था ना, ये फेरस और फेरिक वाला काम था, वो डिटेल देख लीजिएगा एक बार। इसका काम वो नहीं था, ये फेरस फेरिक वाला काम था इसका। ट्रीटेड विथ एक्सेस NH4Cl, यस इट्स ट्रू, बिकॉज देखिए क्या क्या था कॉन्सेप्ट, इनके हाइड्रोक्साइड्स काफ़ी इंसॉल्युबल होते हैं। और ग्रुप 3 का रिएजेंट अभी ऊपर भी मैंने बताया आपको कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ NH4Cl भी डाला जाता है, बिकॉज ये जो अमोनियम आयन आया NH4Cl से, वो ऑब्वियसली एक कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, जिससे इससे आने वाला जो हाइड्रोक्साइड है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, इससे आने वाला जो हाइड्रोक्साइड है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। और अब सिर्फ सिलेक्टिवली ग्रुप 3 के कैटायंस ही प्रेसिपिटेट करेंगे और ग्रुप 4 वाले इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसमें फिर आप H2S डालते थे बेसिक मीडियम में, जिससे कि उनके सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट होते थे और आप एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन देते थे सल्फाइड्स का, है ना, सल्फाइड्स का आप एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन दिया करते थे। तो यस, इट शुड बी ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ NH4Cl। Then the next question is, which of the following reagent can separate a mixture of AgCl and AgI? इसमें कुछ बहुत खास बात है नहीं, क्योंकि आपने बहुत बार ये पढ़ा है, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टिल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आपने इसको पढ़ा हुआ है बहुत बार, 2-4 जगह पढ़ लिया आपने, GIOC में भी पढ़ा था, रिएक्शंस वाला पोर्शन पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ा था, और सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ा। तो जब AgCl और AgI का प्रेसिपिटेट होता है तो CN जो है वो दोनों के साथ ही कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दोनों को सॉल्युबल कर देता है। सिमिलरली थायोसल्फेट भी सॉल्युबल कर देता है दोनों को। HNO3 में दोनों ही नहीं घुलते हैं, बट जो अमोनिया है वो सिलेक्टिवली AgCl को डिसॉल्व करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस +1। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और वो AgCl को डिसॉल्व करता है, बट AgI को वो डिसॉल्व नहीं करता है। सो इट कैन बी सेपरेटेड एंड हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर D। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज, which one of the following pair of ions cannot be separated by H2S in dilute HCl? तो H2S in dilute HCl के साथ अगर आपको सेपरेट करना है तो काफ़ी, वैसे तो पता है आपको ये काफ़ी छोटे हैं इसमें सल्फाइड आयंस के कंसंट्रेशन, सल्फाइड आयन वेरी लो होता है और इसमें प्रेसिपिटेट हो जाने वाले कौन थे, इतने कम सल्फाइड आयन में भी प्रेसिपिटेट हो जाने वाले कौन थे, बहुत कम लोग थे, जिसमें से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कैटायंस थे सिर्फ, और उसमें भी सिल्वर शायद नहीं था। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कैटायंस थे, याद करो। तो अगर आप बात करो बिस्मथ और SN को, तो ये दोनों ही ग्रुप 1 में आते हैं, है ना। याद होगी वो आपको लाइन, पागल कुत्ता भी होगा कैद, तो ये भी के लिए था Bi+3, और सबसे सुंदर ऐश्वर्या उसमें था ये SN+2।
तो ये दोनों ही थे। और मज़े की बात ये है कि दोनों का ही जो प्रेसिपिटेट बनता है ना सल्फाइड का, दोनों ही प्रेसिपिटेट करते हैं। अब आप बोलोगे सर कलर से डिस्टिंग्विश कर लेंगे, तो आप थोड़ा एक बार नोट्स चेक करना, तो आप पाओगे दोनों ही रफली ब्राउन कलर के होते हैं, रफली ब्राउन कलर के होते हैं दोनों। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस होता है बिस्मत का सल्फाइड, अगर आप उसका कलर देखोगे तो। अब खैर लैब में तो आप जा नहीं सकते, तो आप इंटरनेट में ही देखोगे, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिखता है ब्राउन, तो इसको कहीं कहीं किताबों में ब्राउनिश ब्लैक भी लिख देता है, ठीक है। और ये SN+2 तो है ही, तो यही आंसर है, और क्या, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इधर इन दोनों में देखा जाए तो Hg तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बट एल्यूमिनियम नहीं होगा। एल्यूमिनियम का क्या हो जाता था इसमें, खैर डाइल्यूट HCl में एल्यूमिनियम का कुछ नहीं होता था, एल्यूमिनियम में नो प्रेसिपिटेट। जब आप Na2S डालते थे ना बेसिक मीडियम में, हाइड्रोक्साइड के साथ जब सल्फाइड डालते थे आप, उस वक्त एल्यूमिनियम अपनी वाइट प्रेसिपिटेट बनाता था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। तो खैर यहाँ पर इट कैन बी सेपरेटेड, बिकॉज ये प्रेसिपिटेट करेगा, ये नहीं करेगा, तो सेपरेट हो गया। जिंक जिंक थोड़ी सी मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आई होप आपको समझ आ रही होंगी बातें, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। चलिए अभी ये जो Zn+2 है और ये Copper+2, तो जो Zn+2 है इसका जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं होता है, ये जब आप प्योर H2S पास कराते हो तब प्रेसिपिटेट होता है ZnS, और ये ZnS तो डाइल्यूट HCl में घुल भी जाता था। एक बार लिस्ट रिवाइज करिएगा। देन Copper+2, यस, ये तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, कॉपर सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट, तो ये भी सेपरेट हो गया। सिमिलरली निकल नहीं होगा, कॉपर हो जाएगा, तो सेपरेट इससे भी हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है H2S, याद रखिएगा, जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से भी। ऑल्दो ये मैं सिंगल करेक्ट बता रहा हूँ, बट आप अगर जेईई एडवांस के PYQs देखोगे, आप खुद ही देखिए जाकर, आपको इस तरह के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये एडवांस के लिए भी रेलेवेंट है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े आसान हैं, कुछ क्वेश्चंस एडवांस के लिए भी इक्वली रेलेवेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां बोला जा रहा है व्हेन नाइट्रेट इज वार्म्ड विथ जिंक पाउडर एंड NaOH a गैस इज इवॉल्व्ड। अब देखो नाइट्रेट को जब हम जिंक पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं, दो रिएक्शन याद करा रहा हूं आपको, और मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें से एक रिएक्शन आप भूल गए होंगे। जिंक जब बेसिक मीडियम में होता है तो बहुत ही शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि आपको पता है ये हाइड्रोजन भी देता है, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है वो मेथड। जिंक और एल्यूमिनियम को जब आप बेस में डालते हो, अच्छा खासा हाइड्रोजन आता है। तो अगर हाइड्रोजन ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं H एटम्स बहुत सारे बने होंगे, और अगर H एटम्स बनते हैं तो रिडक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो नाइट्रेट आयंस हैं ये अच्छे खासे रिड्यूस हो सकते हैं, और रिड्यूस होकर एक गैस दे रहे हैं, तो इसमें कोई शक की बात है नहीं, ये गैस अमोनिया ही है, ये गैस अमोनिया ही है। और ये रिएक्शन आपने कहाँ पर पढ़ा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये रिएक्शन आपने कहाँ पर पढ़ा है, आप एक बार नाइट्रेट आयन के टेस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि जब हम जिंक और बेस के साथ इसको रिड्यूस करते थे तो अमोनिया गैस इवॉल्व होती थी। फिर उसके बाद ये भी बताया था मैंने, नोट्स में भी लिखा था कि देवरदास अलॉय आजकल यूज़ किया जाता है, कॉपर एल्यूमिनियम और जिंक का वो अलॉय, सिर्फ जिंक ना यूज़ करके देवरदास अलॉय यूज़ किया जाता है, जो ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया देता है। और फिर इस अमोनिया की टेस्टिंग का एक सीधा साधारण तरीका है,
नेस्लर्स रिएजेंट के कलरलेस सॉल्यूशन को, ये कुछ मिलियंस बेस बनाता है। याद आ रही होगी बात आपको। जैसे सपोज करो नेस्लर्स रिएजेंट इज HgI4 माइनस, एंड व्हेन वी ऐड ammonia to it, it forms brown precipitate. People used to call it chocolate brown. तो फॉर्मूला क्या होता है, HgO डॉट Hg NH2 माइनस I माइनस, ये आपका है प्रेसिपिटेट, ऑल्सो नोन एज आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। तो ये आपके पास ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही था कि गैस इज इवॉल्व्ड एंड दैट गैस इज नथिंग बट अमोनिया। लेकिन एक और बात है, अगर मैं क्या बताना चाह रहा था इसमें, अगर आप इसमें एसिटिक एसिड के साथ करते हो ना रिएक्शन, जिंक विथ एसिटिक एसिड एंड नाइट्रेट, तब भी ये रिड्यूस होता है, बट गैस नहीं इवॉल्व होती। गैस नहीं इवॉल्व होती उस समय ये नाइट्राइट आयन में रिड्यूस होता है, NO2 माइनस में। याद रखना, ये भी काम का रिएक्शन है। ठीक है, ये भी एक काम का रिएक्शन है। ये नाइट्राइट आयन में रिड्यूस होता है और फिर नाइट्राइट को ग्रीस इलोस्वेट टेस्ट से डिटेक्ट कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी नाइट्रेट का टेस्ट होता है। ये रिएक्शन भी एक नाइट्रेट का ही टेस्ट है। टेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन, याद रखना। एसिटिक एसिड के साथ ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी पुट माय डिवाइस ऑन चार्ज। चलिए, हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन है, on adding Ki solution in excess of copper sulfate we get a precipitate P and another liquor M। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कॉपर, वैसे सिंपल नहीं बोलेंगे, पढ़ा हुआ है इसलिए सिंपल लगता है। कॉपर +2 के साथ I माइनस का आपको किस्सा याद होगा। क्या कर लेते हैं ये, यस, कॉपर +2 के पास थोड़ी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी होती है, और जब उसका कॉपर +1 का कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा हो, तब तो कॉपर +2 छोड़ता ही नहीं मौका, तुरंत +1 में आता है और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट अपना बना लेता है। और ये जो आयोडाइड है इसके पास थोड़ी रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है, तो ये I2 में कन्वर्ट होता है और ये CuI में कन्वर्ट होता है। बट सिंस सॉल्यूशन में Ki थोड़ा एक्सेस में पड़ा हुआ रहता है जनरली, तो ये I2 जो है वो I माइनस के साथ इंटरैक्ट करके कहीं ना कहीं I3 माइनस बना लेता है और ये सॉल्यूशन को एक ब्राउन अपीयरेंस देता है। ये सॉल्यूशन को एक ब्राउन अपीयरेंस देता है। आपको ये टेस्ट भी याद होगा, मैंने बताया था कि शुरू में जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं ना Ki में, तो हमको ब्राउन अपीयरेंस ही दिखाई देता है। ऑल्दो बना जरूर ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, बट हमें दिखाई जो है ना वो ब्राउन अपीयरेंस देता है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसमें थायोसल्फेट डालते हैं, हाइपो, याद होगा आपको। और जब हाइपो हम इसमें डालते हैं तो इसका I2 के साथ ये रिएक्ट करता है और I2 को पूरी तरह से I माइनस में कन्वर्ट करता है और S4O6 माइनस। तो ये आपको एक क्लियर सॉल्यूशन देता था, याद आ रही है बात, ये क्लियर सॉल्यूशन देता था और इसकी वजह से वो वाइट प्रेसिपिटेट विजिबल हो जाता था। ये वाइट प्रेसिपिटेट नहीं तो शुरू में अपीयरेंस ये ब्राउन अपीयरेंस ही आता है। सफ़ेद के ऊपर ब्राउन रहेगा ना तो वो ढक जाता है, सफ़ेद कलर वो नहीं दिखता। थोड़ी लैब वाली बात है बट ज़रूरी है समझना आपको। तो P is CuI and M is Ki3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th,
Which of the following reagent can be used to distinguish between सल्फाइट एंड सल्फेट सॉल्यूशन? सल्फाइट है और आपके पास सल्फेट है, तो खैर ये तो सोडियम नाइट्रोक्साइड हो गया, तो सल्फाइड के लिए यूज़ होता है। और फेरस आयन है, फेरस आयन के पास रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है और इन दोनों में कोई भी रिड्यूस होना तो नहीं चाहता, तो ये हटा दो, कोई रिएक्शन नहीं है इसका। अब जब आप बेरियम क्लोराइड डाइल्यूट HCl पकड़ोगे तो आपको बातें समझ आएंगी। देखो, जैसे आपने डाला बेरियम क्लोराइड, तो क्या हुआ बेरियम क्लोराइड डालने से? बेरियम सल्फाइट हो या बेरियम सल्फेट हो, दोनों इनसॉल्युबल होता है, तो दोनों के ही वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। और बेरियम सल्फेट हो, दोनों के ही वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। समझ पा रहे हो सॉल्यूशन के अंदर? लेकिन जब आप इसमें डाइल्यूट HCl डालोगे तो क्या आपको डिसोल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैंने पढ़ाया था वो याद है? कि जो सल्फाइट है वो तो एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो ये डाइल्यूट मिनरल एसिड्स में भी मस्त घुल जाता है, बट सल्फेट्स को घोल पाना पॉसिबल नहीं होता। तो जब आप डाइल्यूट HCl डालोगे, ये बेरियम सल्फाइट ये सॉल्युबल हो जाएगा उसमें, तो सॉल्यूशन में आ गया, बट ये स्टिल इनसॉल्युबल रहेगा। और इस वजह से, इसके स्टिल इनसॉल्युबल रहने की वजह से वी कैन यूज दिस टू सेपरेट बोथ आयंस। हम इसको यूज करके दोनों को सेपरेट मजे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10th। So question number 10th, it says 3 separate samples of a solution single salt gave these results। अच्छा, वही सॉल्ट है, उसके बारे में 3 बातें बताई गई है। 1 formed a white precipitate with excess ammonia। तो देखो, जब बोला जा रहा है बेटा excess अमोनिया के साथ अगर वो वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है तो एक्चुअली में ये वाइट प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड का होगा, जब हम लिटिल अमोनिया डालते हैं तो बनता है। और एक्सेस डालने पर अगर वो डी ब्लॉक का कैटायन होता है तो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। याद होगी बात, अगर वो डी ब्लॉक का कैटायन है तो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यस, देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक फेरिक आयन जो है वो डी ब्लॉक का होने के बावजूद अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। ठीक है, वो बात अपनी जगह है, बट जनरल पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ मैं। तो इससे ये समझ आता है कि वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, अच्छी बात है। देन ये लेड हो सकता है, क्योंकि लेड पी ब्लॉक का हो गया। खैर Hg भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा, फिर देखेंगे। देन इट 1 formed white precipitate with NaCl solution। नहीं, Hg वैसे नहीं होगा, बिकॉज Hg का जो हाइड्रोक्साइड है वो खैर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो वाइट कलर का तो नहीं है ना प्रेसिपिटेट। HgO जो है वो वाइट कलर का नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है रेडिश कलर का रहता है वो। आपका जो Hg है उसका हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और वो थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। ठीक है, HgO डार्क येलो कलर, ठीक है, HgO बनेगा ये डार्क येलो कलर, और Hg2O ब्राउनिश कलर का था, तो 2 अलग थे। ठीक है, वाइट नहीं था, ये पक्का है, ये कट गया। सिल्वर के साथ तो अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब आगे बढ़ो, अब ये Pb का Cl2 यही तो वाइट प्रेसिपिटेट है, क्योंकि Mn का Cl2 सॉल्युबल होता है। क्योंकि क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी पढ़ो, CBI वाले आज क्यों हो गए पागल, तो उसमें लेड क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट आता है, और ब्लैक प्रेसिपिटेट विथ H2S, तो Mn तो वैसे भी यहाँ भी हट गया,
क्योंकि H2S के साथ Mn का मांस बनता है बफ या पिंक कलर्ड प्रेसिपिटेट। सो क्लियर कट आंसर यहाँ पर लेड नाइट्रेट ही है, जो कि हर कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो लेड नाइट्रेट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th, and it says there is a white sublimable substance that turns black on treatment with ammonia solution can be। अच्छा, अब सबलाइम वाले जो ड्राई टेस्ट से वहाँ देखना पड़ेगा थोड़ा आपको। तो मेरे ख्याल से तो ये चारों ऑप्शन ही सब्लिमेबल है, आंसर नहीं है। सब्लिमेबल तो चारों ही हैं, एक बार टेबल देखना, मुझे पूरा एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, बट चारों ही सब्लिमेबल है। लेकिन अमोनिया के साथ ब्लैक कलर कौन देगा? अमोनिया के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। अमोनिया के साथ Hg+2 ही ब्राउन कलर देता है, अभी मैंने आपको रिएक्शन बताया। लेकिन आपको याद होगा जब Hg22+ होता है तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है मर्क्यूरस आयन Hg और Hg+2 में, और इसका जो है ना वो ब्लैक मेटेलिक डिपॉजिट आता है, याद होगा ये ब्लैक मेटेलिक डिपॉजिट आता है। ये ठीक है, ये अपना चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा, बट जब आपके पास एक ब्लैक मेटेलिक डिपॉजिट होगा तो इसका कलर ज़्यादा डोमिनेट करेगा और नेट आपको जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लैक कलर का दिखेगा। तो ब्लैक कलर HgCl2 ना कर देना, गलत हो जाएगा। Hg2Cl2 शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, Hg2Cl2 शुड बी द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एन अमोनिया सॉल्यूशन? सीधी बात है, खैर अमोनिया है तो P ब्लॉक और D ब्लॉक वालों को सेपरेट कर सकता है। कौन सेपरेट नहीं हो सकता? तो ये नहीं हो सकता सेपरेट, क्योंकि शुरू में दोनों ही अपने अपने वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे और ये दोनों ही वाइट प्रेसिपिटेट्स एक्सेस अमोनिया में सॉल्यूबल हैं वाया फॉर्मेशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन से ये दोनों ही सॉल्यूबल हैं, सो दिस शुड बी द आंसर। बाकी बहुत इजीली आप देख सकते हो, डी ब्लॉक का है सॉल्यूबल हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब ये डी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, और फिर ये डी ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, तो ये भी समझ आ गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें। देखो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ी। अब यहाँ पूरा पढ़ाया नहीं जाएगा, आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय एडिंग NH4Cl एंड NH4OH? अगेन ग्रुप 3 रिएजेंट, 2 बार आ गया अभी तक। ये ग्रुप 3 रिएजेंट है, बहुत ही चुनिंदा अलकरफी, यही तीनों प्रेसिपिटेट होते हैं। तो फी कर ये नहीं हो सकता, अल कर ये भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखें फी अल ये भी नहीं होगा। दिस विल बी द आंसर। क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बट निकल +2 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इतने कम हाइड्रोक्साइड आयंस देखकर निकल +2 का मन नहीं मचलता, वो सॉल्यूशन में वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है बात। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन it says which of the following is not soluble in hot concentrated HNO3? एक ही ऐसा सल्फाइड है जो कि HNO3 में भी नहीं घुलता। बताया था मैंने आपको, उसके लिए एक्वा रिजिया लेना पड़ता है, याद है तो सीधे बन जाएगा। इट इज़ नथिंग बट HgS, द मोस्ट इनसॉल्युबल सल्फाइड। और एक ऐसा सल्फाइड भी था जो कि वीक एसिटिक एसिड में भी घुल जाता था, वो कौन था? जी हाँ, वो कोई और नहीं, MnS, मैंगनीज का सल्फाइड था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस विल फॉर्म एन इनसॉल्युबल रेडिश ब्राउन कंपाउंड विथ FeCN6 4-।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आप इसके हर रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लें। ये एक हॉट टॉपिक हो सकता है इवन इन जेईई मेंस, ठीक है। तो आपको पता है इसके साथ हमने टर्न्सबुल ब्लू, प्रुशियन ब्लू के बारे में पढ़ा, उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन जो बनता है वो सब पढ़ा, ठीक है, वो बात अपनी जगह है। बट यहाँ पर ये रिएक्शन आपको याद होगा कि कॉपर आयन के साथ इसका एक प्रेसिपिटेट हमने पढ़ा था, ब्राउन कलर का था ना, कॉपर के साथ FeCN6 होल 4-, ये प्रेसिपिटेट हमने पढ़ा था। इट वॉज Cu2Fe CN6, ये प्रेसिपिटेट। और फिर इसमें एक एड ऑन भी हमने पढ़ा था कि जब अमोनिया का सॉल्यूशन होता है साथ में, तो अमोनिया के सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट नहीं दिखता, ये वाला, मतलब इसी में आप अगर अमोनिया मिक्स कर दो तो प्रेसिपिटेट नहीं दिखता। फिर एक और एड ऑन पढ़ा था हमने, अमोनिया डाले हुए और साथ में एसिटिक एसिड डाल दो तो प्रेसिपिटेट रीअपियर हो जाता है, तब प्रेसिपिटेट रीअपियर हो जाता है। याद रखना इस बात को, क्योंकि लॉजिक बता दिए थे क्या था इसका। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई देखो, सॉल्ट एनालिसिस अधूरा है इस टेस्ट के बिना। यह है सॉलिड क्लोराइड विथ K2Cr2O7 एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सभी बच्चे को पता है कि ये CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के ऑरेंजिस रेड वेपर्स हैं। तो रेड कलर्ड गैस, जी हाँ, नो गैस नहीं, कलरलेस गैस नहीं, ग्रीनिश येलो ना, ये ऑरेंज रेड कलर के डीप वेपर्स होते हैं क्रोमिल क्लोराइड के। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मस्ट रिमेंबर दोज क्लोराइड्स विच फेल्स टू गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट लाइक Sn+4 वाला क्लोराइड। तो जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को फेल करते हैं उनको आप एक बार नोट्स में से ज़रूर से देख लीजिएगा, लाइक SnCl4। अच्छा, ये तो AgCl दिया हुआ है, तो रेड कलर्ड गैस नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि AgCl भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है उसको। देखो ट्रैप था ना, नो गैस दिया हुआ है ऑप्शन में, नो गैस आंसर होगा। देखो मुझे भी AgCl दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया था। तो नीचे जो 4-5 दिए थे, क्या क्या दिए थे, AgCl, HgCl2, Hg2Cl2, PbCl4, SnCl4। ये लोग बिकॉज ऑफ देयर हाई कोवेलेंट कैरेक्टर और वॉट एवर रीजन्स, इट इज़ नॉट वेरी सर्टेन, बट these are some of the salts, even though they have chloride ions but they do not respond to the test. Remember, answer should be no gas. Yes, अच्छा क्वेश्चन था, ट्रैप था, गलतियां हो सकती हैं इसमें। Then when copper sulfate potassium iodide white precipitates UI, रिपीट हो गया क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज हो गया बट क्वेश्चन वही है, CUI। Question number 18, it says a test tube containing a nitrate and another containing bromide and MnO2 are treated with concentrated sulfuric acid। ठीक लग रहा है क्वेश्चन, देखा जाए क्या बोला जा रहा है। देखिए, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें नाइट्रेट आयन है, और एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें पाइरोलोसाइट पड़ा हुआ है और ब्रोमाइड आयन है। दोनों में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाले जा रहे हैं, दोनों में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाले जा रहे हैं। दोनों रिएक्शंस याद हैं आपको। इसमें क्या होता था, जी हाँ, नाइट्रेट जो था वो इसको ऑक्सीडाइज करता था, सल्फ्यूरिक एसिड को किसमें करता था, ऑक्सीजन निकालता था उससे, और खुद NO2 में कन्वर्ट होता था। ऐसा ही कुछ रिएक्शन था, NO2 ब्राउन फ्यूम्स आते थे इसके, चेक करिएगा। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन ऑन नाइट्रेट आयंस वहाँ पढ़ा था। फिर हमने आगे एक बात और पढ़ी थी कि कॉपर के वायर या फिर फिल्टर पेपर्स को डालकर हम इस NO2 को थोड़ा और इंटेंसिफाई कर सकते हैं। तो NO2 ब्राउन यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में कि जो ब्रोमाइड आयन है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ
concentrated sulfuric acid and it forms bromine. तो ब्रोमीन भी रेडिश ब्राउन वेपर्स इसके भी आएंगे। अब आगे क्या पूछ रहा है देखते हैं। यहाँ ब्रोमीन आ गया, यहाँ NO2 आ गया। आगे क्या पूछ रहा है? देन द रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व्ड आर पास थ्रू द वाटर, द वाटर विल बी कलर्ड बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वाटर विल बी कलर्ड बाय, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक का वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस में से एक है। तो देखो बेटा, जब NO2 और ब्रोमीन जाएगा, तो जब NO2 और ब्रोमीन जाएगा तो अब यहाँ पर देखो बात ऐसी है कि NO2 जब जाएगा ना पानी में, तो पानी के साथ ये तो नॉर्मली रिएक्ट कर लेता है, पानी के साथ ये नॉर्मली रिएक्ट कर लेता है और ये बना डालता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। +4 वाला है, क्या पढ़ाया था कि जब +4 वाला हो तो एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, यही बताए थे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। दैट मीन्स HNO3 भी बनेगा और HNO2 भी बनेगा, दोनों चीज़ें बनेंगी, HNO3 एंड HNO2, एंड नन ऑफ देम आर कलर्ड। दोनों में से कोई भी कलर्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी है उसमें कोई कलर नहीं आएगा, जो पानी है उसमें कोई कलर नहीं आने वाला है। बट जब आप ब्रोमीन की बात करते हैं तो एक्चुअली में आप बोलोगे कि ब्रोमीन भी सर रिएक्ट करता है पानी के साथ, ठीक है, मानते हैं कि ब्रोमीन भी पानी के साथ रिएक्ट करता है, बट जो ब्रोमीन है ना वो पानी में थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाता है, पार्शियली डिजॉल्व होता है, पार्शियली डिजॉल्व होता है, बहुत अच्छे से नहीं, पूरी तरह से रिएक्ट नहीं करता। आपने देखा होगा ब्रोमीन वाटर, सुना होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये ब्रोमीन के साथ जो पानी का रिएक्शन है वो हीटिंग के बाद होता है। जो रिएक्शन आपके मन में आ रहा होगा ये थोड़ी हीटिंग के बाद होता है ये रिएक्शन, सो जो डिस्प्रपोर्शनेशन है। जबकि नॉर्मल कंडीशंस में ब्रोमीन और वाटर साथ में रहते हैं। ये आपने अनसैचुरेशन का भी टेस्ट पढ़ा है कि ब्रोमीन वाटर का डीकलराइजेशन, तो इसका मतलब ये है कि ब्रोमीन वाटर कलर्ड रहता है प्रैक्टिकली, ये तो समझ में आ ही रहा है, ब्रोमीन वाटर प्रैक्टिकली कलर्ड रहता है, ये बात तो समझ में आ ही रही है, ठीक है, क्योंकि डीकलराइज होता है अनसैचुरेशन के बाद, और ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता। लेकिन NO2 का हाइड्रोलिसिस तो नॉर्मल कंडीशंस में हो जाता है, जैसे, क्योंकि मैंने जो हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ाई है, याद करो, सभी हाइड्रोलिसिस पढ़ाने से सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि हम ये नॉर्मल कंडीशंस की हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये ब्रोमाइड की वजह से जो है वो कलर आएगा, बाकी नाइट्रेट की वजह से कलर नहीं आ पाएगा। चलिए, देन ब्रिक रेड कलर इज इम्पार्टेड टू द बंसन फ्लेम बाय। तो ये क्वेश्चन जस्ट आपको एक रिमाइंडर है कि आप एक बार फ्लेम टेस्ट और फ्लेम कलर्स याद कर लें। ब्रिक रेड जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कैल्शियम +2 आयंस की वजह से आता है, तो ये कैल्शियम +2 आयंस इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इट सेज अ सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विथ dilute H2SO4 liberate a colorless gas which produces turbidity with Barita water। तो सीधी सी बात है, टर्बिडिटी देने के लिए दो ही गैस हैं, SO2 एंड CO2, और इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या पढ़े थे, सिंपल सी बात, इसके रिड्यूसिंग नेचर को यूज़ करते थे और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास जाते थे, जैसे K2Cr2O7 हो गया या फिर KMNO4 हो गया, ये सॉल्यूशंस को ये डिकलराइज कर देता था, याद आ रहा है। हाँ, तो बरीटा वाटर टेस्ट दे रहा है तो दोनों हो सकते हैं। अब ये डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन कर दे रहा है, मतलब Cr2O7 2- को Cr+3 में कन्वर्ट कर दे रहा है, तभी ग्रीन हो रहा होगा। तो ये SO2 ही हो सकता है, CO2 तो नहीं हो सकता। अब SO2 है तो
SO2 कब निकलता है? अरे सल्फाइट आयन के साथ निकलता है। इसमें H+ डालोगे तो ये तो H2S दे देगा। कार्बोनेट हो नहीं सकता क्योंकि वो डाइक्रोमेट को नहीं चेंज करेगा, और ये तो खैर अलग ही चीज़ हो गई। इसमें लाइम वाटर वाला कोई या बरीटा वाटर का कोई रोल ही नहीं। देन अमोनियम मॉलिबेडेट इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फेट। एकदम ये ऑर्गेनिक में भी अभी पढ़ाया मैंने आपको, POC का लेक्चर अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। कंसाइज कर दिया है मैंने उसको, 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट का शायद लेक्चर है, और उसमें आपको पूरा POC पढ़ा दिया अच्छे से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो वहाँ हमने येलो प्रेसिपिटेट बनाया था मॉलिबेडेट के साथ फॉस्फेट का, जो कि क्लियर कट एस्टिमेशन के लिए भी काम आता था। डन। देन क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़े कंपैरेटिवली हल्के क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लीजिएगा एक बार। अ कलरलेस गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन रेड लिटमस ब्लू, मतलब एक बेसिक गैस है। HCl तो एसिडिक होता है, H2S भी स्लाइटली एसिडिक होता है, ये भी स्लाइटली एसिडिक होता है, बेसिक गैस अमोनिया होती है। ये थोड़ा बिलो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ऑल्दो मेंस वेंस में बहुत इजी क्वेश्चंस में से ये आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विथ क्रोमियम ऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट का जो बीड टेस्ट आता है उसका कलर क्या होता है? देखो ये ड्राई टेस्ट भी देख लेना एक बार नोट से, ठीक है। ये रिमाइंडर है सिर्फ, ये क्वेश्चन अभी मैं कर दूंगा तो आसान लगेगा, बट ये रिमाइंडर है कि आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, रिमाइंडर है। सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट आपके जो नोट्स हैं उसमें कहाँ पर मिलेगा आपको? ये बोरेक्स बीट टेस्ट के जस्ट नीचे मिलेगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है येलो कलर आएगा, बिकॉज ये क्रोमियम 3 ऑक्साइड है, और ये सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको जलाया जाता है ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब हीट करते हैं, तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, और सोडियम का क्रोमेट जो है वो येलो कलर देता है, ये क्रोमेट में कन्वर्ट होता है जहाँ तक Na2CrO4। लेट मी कंफर्म वंस, येलो ही कलर है ना इसका, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी हाँ, सोडियम क्रोमेट ही है और येलो बीड बनता है इसमें, ठीक है, करेक्ट है, येलो कलर, एंड बिकॉज ऑफ दिस सोडियम क्रोमेट ही है। देन क्वेश्चन नंबर 24, दिस क्वेश्चन सेज विच मेटल गिव्स वॉयलेट कलर इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम व्हेन हीटेड विद बोरैक्स। ये भी आपको एक फिर से एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि बोरेक्स बीट टेस्ट के कलर भी एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। तो वॉयलेट कलर कौन देता है? तो वॉयलेट कलर बोरेक्स बीट में एक तो शायद निकल देता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बात हो रही है ना, एक निकल देता है बट निकल ऑप्शन में नहीं है। एक कोल्ड फ्लेम में वो भी देता है, कौन? Mn। खैर ये मुझे थोड़ा बहुत याद है तो ठीक है, आपको याद होगा तो ही बना पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो निकल शायद ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के जो हॉट सेक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो हॉट सेक्शन होता है वहाँ पर निकल आपको वॉयलेट कलर देता है, कोल्ड सेक्शन में आपको Mn देता है। ये इसलिए याद है बिकॉज वॉयलेट कलर बहुत यूनिक है बोरेक्स बीट टेस्ट में, शायद यही दोनों मेटल्स हैं जो वॉयलेट कलरेशन देते हैं, बाकी और कोई देते नहीं, ठीक है। डन। देन कम टू ओके द लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज़ अ गुड वन, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, और मैं बता रहा हूँ जो भी अनाड़ी बच्चा है जो बिना पढ़े लिखे कुछ भी बस दिमाग लगाने की कोशिश करता है कि मैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिराइव करूँगा, वो पक्का ये सब में गलती करता है। क्योंकि आपको मैंने ये बताया है कि जब क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होता है और जब आप इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। आपको ई डिग्री वैल्यूज़ भी पूरी सीक्वेंस लिखाई थी ट्रिक के तहत,
फिरंगी औरत वाली ट्रिक जो थी उसके हिसाब से बताया था मैंने कि क्लोराइड कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H2SO4. क्लोराइड कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H2SO4 एंड इट गिव्स HCl, सिंपली एसिड की तरह काम करता है। बट यहाँ ब्रोमीन मिलता है, साथ ही साथ SO2 भी आता है, इधर आयोडीन मिलता है और SO2 भी आता है। तो इट शुड बी HCl, ये गलत है, HCl Br2I2। यस, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 25 हमने मेंस लेवल के क्वेश्चन या फिर बोल सकते हो आप सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किया है। एंड जो नेक्स्ट अब हम करेंगे वो थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ थोड़ा और मज़ा आएगा। तो देखो आपको एक अच्छा रिवीजन इससे मिला होगा, और एक बार फिर से रिवाइज करो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बिफोर डूइंग एडवांस प्रॉब्लम्स विथ मी, रिवाइज ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ योर नोट्स वंस मोर, क्योंकि इसमें थोड़ा बेटर एप्लीकेशन स्किल्स लगेंगी। क्योंकि हम जब मोर देन वन करेक्ट करते हैं तो थोड़ा और मज़ा आता है सॉल्ट एनालिसिस में, क्योंकि वहाँ बस एलिमिनेट करके आंसर नहीं लाना होता, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, हर एक ऑप्शन के बारे में ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं फिर से हाईली रिकमेंड करूँगा बच्चों को कि जो भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो ऐप इंस्टॉल करके एक बार कोर्सेज ज़रूर देखें। बहुत ही वेल प्लान्ड कोर्स हैं जिसमें पूरे लेक्चर्स मेरे ही मिलेंगे आपको, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सभी कोर्सेज के साथ इंटैक्ट मिलेंगे। और दिस इज़ वेल सफिशियंट टू गिव यू एनी रैंक। ठीक है, जेई एडवांस में आप जो भी रैंक एस्पायर करते हैं उसके लिए ये जो कोर्सेज हैं दे आर 100% सफिशियंट, टेक माय वर्ड्स। लेकिन आपको बस इसको ऑनेस्टली फॉलो करना है। ठीक है, आपको चीज़ों को ऑनेस्टली फॉलो करना है। ओके ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।